हेलो दोस्तों, मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस समय पूरी दुनिया में महंगाई 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 का भूत चल रहा है। ठीक है, ये भूत इतना बड़ा है कि कंट्रीज अपने ही देश की इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही हैं। तो हम आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इन्फ्लेशन आखिर इतना ज्यादा बड़ा भूत क्यों है। लोगों को ऐसा लग रहा है लोग अपनी ही इकोनॉमी को किल करने में लगे हुए हैं। अपनी ही इकोनॉमी में लोग चाह रहे हैं कि रिसेशन आ जाए और किसी तरीके से इन्फ्लेशन डाउन हो जाए। फिर भी बहुत ही मुश्किल से इन्फ्लेशन डाउन आ रही है लोगों के यहाँ कंट्रीज में। ठीक है, उसका रीजन ये है कि इन्फ्लेशन जो आया वो आया रसिया पे सैंक्शन की वजह से। रसिया पे इन लोगों ने जम के भर भर के सैंक्शन लगाया और उससे सप्लाई चोक हो गई। सप्लाई जब कम होती है तो क्या होता है, चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है। लेकिन इन लोगों ने उस सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को किल करने के लिए अपने यहाँ की डिमांड को किल करना चालू कर दिया। ठीक है, अपने यहाँ के डिमांड को किल करना चालू कर दिया। कैसे? जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, सिस्टम से पैसा खींच लिया, बिजनेसेस को महंगा लोन मिलेगा, बिजनेस कम एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर कम करेंगे, सिस्टम में पैसा कम जाएगा, कस्टमर के पास पैसा कम जाएगा खरीदने के लिए, तो वहां पे डिमांड स्लो हो जाएगी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई कम हुई तो उसके लिए डिमांड को ही कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये चाह रहे हैं कि हमारा ही देश स्लो डाउन में आ जाए। ठीक है, तो मुझे पता नहीं कौन सी ये लोग इकोनॉमिक्स लगा रहे हैं या ऐसा कौन से बुक में लिखा है कि इस तरह से करना चाहिए कि किसी बाहरी प्रॉब्लम को से निपटने के लिए अपने ही देश के लोगों को रिसेशन में ले आओ, अपने ही देश के लोगों को रोजगार से हटा दो, ऐसा माहौल बना दो कि वो लोग को रोजगार ना मिले। तो ये किस प्रकार की इकोनॉमिक्स है मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी दुनिया ऐसी ही है, हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इन्फ्लेशन इतना बड़ा भूत क्यों है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा लोगों को परेशान क्यों करता है, कंट्रीज इन्फ्लेशन से इतना क्यों डरती हैं। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा इन्फ्लेशन के इस पूरे प्रोसेस को समझने से पहले कि जीडीपी ग्रोथ और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में अंतर क्या है। जो जीडीपी ग्रोथ होती है एक्चुअल, वो इन्फ्लेशन को घटा करके निकाली जाती है। मतलब हमारा देश मान लीजिए पिछले साल 2.5 ट्रिलियन था और इस साल उसमें जीडीपी में ग्रोथ आई है और हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की हो गई है। तो ये जो एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ आई है 4-5-6% की मान लीजिए, उसमें क्या है, वो एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रहेगी। वहां पे एक्चुअल में पैसा लोगों में आया है, लोग उस पैसे को कंज्यूम किए हैं, लोगों को रोजगार मिला है, लोग उस पैसे को खर्चा किए हैं, वो पैसा सिस्टम में आया है। ठीक है, ये जो इसे बोलते हैं एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ। हर इंसान के पास एक्चुअल में पैसा आया है, उसमें जब हम इन्फ्लेशन को ऐड कर देते हैं कि 4-5% से इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, तो एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो जो इंडिया पिछले 40-50 साल से जीडीपी ग्रोथ दिया जा रहा है 15% 12% मार्केट में जो रिटर्न आता है, लॉन्ग टर्म में लोग मानते हैं कि जो मार्केट जो निफ्टी बढ़ता है ना 15% सीएजीआर 12-13% सीएजीआर दिया है निफ्टी ने पिछले 40 सालों में, वो यही है 5-6% की एक्चुअल ग्रोथ और 5-6% की इन्फ्लेशन, दोनों को मिला के जो है एक्चुअल जो रिटर्न आया है निफ्टी में वो कितना आया है, वो आया है 12% का सीएजीआर पिछले 40 सालों में। इसीलिए लॉन्ग जो इक्विटी होती है, इक्विटी मार्केट होती है, इसको इन्फ्लेशन का हेज मानते हैं, क्योंकि इसमें 5-6% के रियल जो कंट्री ग्रो कर रहा है वो तो रिटर्न आएगा ही आएगा, साथ में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसका भी रिटर्न ऐड करके आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो पैसा घूम के उन कंपनियों में जाता है जिन कंपनियों में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, चीजों के दाम बढ़ेंगे तो कंपनी का फायदा होगा ना, वो तो उन कंपनियों को प्रॉब्लम नहीं होती है इन्फ्लेशन से कंज्यूमर को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वो पैसा उनके पास जा रहा है, बस वो अलग बात है कि डिमांड थोड़ी स्लो हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, तो कंपनियों को सेल कम हो जाती है, लेकिन वो हेज है एक तरीके से। ठीक है, तो वो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो इक्विटी मार्केट होती है वो क्या होती है, इन्फ्लेशन का परफेक्ट हेज होता है, ग्रोथ भी देता है, साथ में इन्फ्लेशन होता है। लेकिन जो एफडी होती है वो इन्फ्लेशन का हेज नहीं होता है, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं आएगा। हेज वो भी है, अगर आप कर देंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए की एफडी आज कर दी, आज से 10 साल बाद भी पैसा आपका 1 करोड़ ही रहेगा एक्चुअल में। वो आपको लगेगा कि आपका पैसा 6% से हर साल ग्रो कर रहा है, लेकिन नहीं, आपकी इन्फ्लेशन भी 6% से ग्रो कर रही है, इसलिए आपका नेट रिटर्न 0 आएगा 10 साल बाद एफडी में। लेकिन इक्विटी में क्या होता है, वो 5-6% की जो एक्चुअल ग्रोथ हो रही है वो भी आता है, प्लस वो 5-6% की इन्फ्लेशन हो रही है, वो तो हेज हो ही रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में इक्विटी को लोग अच्छा मानते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मान लीजिए यूएसए जितनी बड़ी 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो $1-2 से ग्रो कर जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो यूएसए अभी तक क्या हो रहा था, 1-2% से ग्रो कर रही थी। इन्फ्लेशन वहां पे कितनी थी? 0.5%, 0.2%। तो उनकी जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो 1.5% के आसपास थी। 1.5% जीडीपी पर बढ़ जाती थी एक्चुअल ग्रोथ जीडीपी हर साल। लेकिन जब इन्फ्लेशन 5%, 10% चली जाएगी, तो जो इनकी एक्चुअल ग्रोथ 2% से आ रही है ना, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर नेट में इनका देखेंगे जीडीपी ग्रोथ, तो वो जीडीपी ग्रोथ बहुत कम आ रहा है, निगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब इनका पैसा रखे रखे डिके हो रहा है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? पैसा रखे रखे डिके होना। अभी तक क्या हो रहा था पिछले 40 सालों में कि इन्फ्लेशन यूएस में जो आती थी, वो डॉलर प्रिंट करके पूरे दुनिया में उस इन्फ्लेशन को एक्सपोर्ट कर देता था। लेकिन अभी क्या है ना कि कुछ देश को इन्होंने बहुत चैलेंज कर दिया, तो वो देश जो है यूएसडी को छोड़ के कहीं अपना अलग रास्ता बना रहे हैं। ठीक है, चाइना युआन में बोल रहा है, इंडिया आईएनआर में बोल रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे एक प्रॉब्लम यूएस में और उत्पन्न हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एक्सपोर्ट करते थे इन्फ्लेशन, वो एक साथ, जो इतना बड़ा डेट है मेरे पास, वो पूरा डेट एक साथ भारी ना पड़ जाए मेरे ऊपर। उसकी अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो एक्चुअल में इसलिए हट करती है लोगों को कि 10% की इन्फ्लेशन रहेगा और आपकी कंट्री 2% से ग्रोथ कर रही है, तो एक्चुअल में देखा जाएगा तो पता चलेगा कि आपकी कंट्री 8% से स्लो डाउन कर गई है, क्योंकि आपका पैसा 2% रिटर्न दिया, अब महंगाई 10% बढ़ गई। तो वही कहानी समझिए ना। इसीलिए कंपनी, इन बड़े बड़े देशों को प्रॉब्लम आ रही है इन्फ्लेशन से। यूके पता लगे 1-2% से ग्रो कर रहा है और इन्फ्लेशन 9% आ गई है। इंडिया में नॉर्मल है। क्यों? इंडिया में 5-6% की इन्फ्लेशन है और 6-7% की ग्रोथ है, 5-6%, 6-7% की। तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक्चुअल में फिर भी प्लस में बंद हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं इतने इन्फ्लेशन के बावजूद भी। लेकिन यूएस, यूके, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज, इनके अंदर प्रॉब्लम यही है कि इनके अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई। ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि जो इनकी एक्चुअल ग्रोथ है वो निगेटिव में जा रही है। दोस्तों, आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाओ, 2% की ग्रोथ किया $40 ट्रिलियन पे, तो बहुत बड़ी बात है ये तो। लेकिन नहीं, बहुत बड़ी बात तब है जब इन्फ्लेशन 2% से कम रहेगी। इसीलिए आपने अगर फेड के उसको सुना होगा, चेयरमैन को, बार बार वो बोल रहा है कि 2% से कम लानी है हमको इन्फ्लेशन 2% पे लेके आनी है। उसको पता है 2% से ज्यादा यूएस ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी साइज के साथ 5-6% से आप ग्रो नहीं कर सकते। वहां की एजिंग पॉपुलेशन आपकी, आप जाके देखिएगा उसमें यूएसए की जो पॉपुलेशन है, उसका जो एवरेज एज है वो 38-39 के आसपास है। यानी वहां की पॉपुलेशन धीरे धीरे एजिंग हो रही है। चाइना की 38 है, यूरोप की 44 है, जापान की 48 प्लस है, ठीक है, और इंडिया की 28 है। तो जो एजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, वहां पे ग्रोथ स्लो होगी, क्योंकि नए वर्कफोर्स कम मिलेंगे, नए इनोवेशन कम होंगे, नए लोग कम आएंगे। तो नए लोग कम होंगे, इनोवेशन कम होगा, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे सेल्स कम होंगी, डिमांड कम घटेगी, तो वहां पे ग्रोथ कैसे आएगी? 1-2% की ग्रोथ कर लेंगे, वही बहुत बड़ी बात है। और अगर 1-2% की ग्रोथ करना भी है, उसमें से इन्फ्लेशन 8-10% चला गया, तो आप बैठे बैठे खत्म हो जाएंगे देश। तो अगर ये इन्फ्लेशन 8-10% रह गया 5-6 साल, तो यूएसए तो आग लग जाएगी यूएसए में यार। यूएसए की 40 ट्रिलियन इकोनॉमी 25 ट्रिलियन का पता चलेगी, पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए उन लोगों को इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और इसीलिए फेड एकदम आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है कि बस मार देंगे, काट देंगे। लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी इन्फ्लेशन को वो लोग कम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मेहनत लग रही है उन लोगों को कम करने में। उसका रीजन यही है कि प्रॉब्लम सप्लाई साइड थी। इन लोगों ने सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन से क्या हुआ? रसिया थोड़ा सा उसका क्रूड ऑयल आना बंद हो गया आम पब्लिक में, उससे महंगाई बढ़ी एक बार, और एक बार महंगाई, और यूएसए में ग्रोथ भी बहुत तगड़ी चल रही है। वहां पे जो इन लोगों ने पैसा डाला था कोविड में, वो पैसा बहुत ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहा है मार्केट के अंदर। जबरदस्त डिमांड है हर चीज की। तो ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग इस इन्फ्लेशन के पूरे गणित को समझ गए होंगे। इसीलिए बड़ी बड़ी कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज, अब श्रीलंका वगैरह में क्या हुआ, जो छोटी कंट्रीज थी वो खत्म ही हो गई। बड़ी कंट्रीज तो थोड़ी पैसा है, कंट्रोल कर सकती हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा लंबा टिक सकती हैं। लेकिन श्रीलंका वगैरह कंट्री में क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम आ गई। पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है, बांग्लादेश को प्रॉब्लम आ रही है। जो छोटी छोटी कंट्रीज है उनको बहुत प्रॉब्लम आई। इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक चीज है, अगर इसको सही समय पे काउंटर नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम कर देगा। तो आशा करता हूं आपको पूरा ये गणित समझ में आ गया होगा। अभी के लिए मैं चलता हूं। जय हिंद, बाय।